नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। वो 5 चेहरे जिन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अरमान पर पानी फेर दिया, मुरझा दिए दिग्गी कमल के चेहरे। मध्य प्रदेश में बाजी हार कर भी जीत गए अखिलेश यादव, यूपी की समझिए सियासत। फोन हो जाए चोरी तो कैसे फोन पे, गूगल पे और पेटीएम यूपीआई आईडी करे ब्लॉक, आज जानेंगे पूरी प्रोसेस। जिन विधानसभा चुनाव के दम पर इंडिया में इतरा रही थी कांग्रेस, वही बढ़ाएंगे अब नीतीश का रुतबा। मुख्तार अंसारी के आर्म एक्ट के मुकदमे की वाराणसी की विशेष कोर्ट में होगी सुनवाई, इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा आदेश। राजस्थान में जीती बीजेपी, अब कौन बनेगा सीएम, रेस में चलने लगे ये 5 नाम। अब खबरें विस्तार से। एमपी बीजेपी ने एक बार फिर से कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी के 5 बड़े चेहरे और हैं जिन्होंने कांग्रेस के अरमानों पर पानी फेर दिया है, और वो 5 बड़े चेहरों के बारे में हम बताते हैं आपको विस्तार से। मध्य प्रदेश में 5वीं बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। 2003 की तरह एक बार फिर से पार्टी को प्रचंड जीत मिल रही है। 150 से अधिक सीट पर मध्य प्रदेश में बीजेपी जीत रही है। इसके साथ ही कांग्रेस के सारे अरमान टूट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए 5 ऐसे चेहरे दमखम के साथ काम कर रहे हैं जिनकी रणनीति के आगे कांग्रेस ढेर हो गई है। आइए आपको बताते हैं कि एमपी में किन चेहरों ने कांग्रेस के अरमानों पर पानी फेरा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चुनाव अभियान की शुरुआत 3 महीने पहले कर दी थी। चुनाव आयोग के संयोजक केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर थे। इसके बाद पार्टी ने उन्हें दिमनी विधानसभा सीट से उम्मीदवार भी बना दिया। चुनाव की सारी रणनीति नरेंद्र सिंह तोमर ही पर्दे के पीछे से बनाते रहे हैं। वही दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव एमपी चुनाव के प्रभारी थे। वह पीएम मोदी और अमित शाह के बेहद करीबी है। कुशल नेतृत्व में कई राज्यों में पार्टी को अहम सफलता दिलाई है। भूपेंद्र यादव एमपी में बीजेपी की तमाम कमजोर कड़ियों पर नजर रखे थे। वही केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एमपी में चुनाव से सह प्रभारी थे। वह लगातार मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर एमपी में कैंप कर रहे थे। हर जगह पर जाकर लगातार लोगों से मिलना, स्थानीय स्तर पर मिले फीडबैक के आधार पर पार्टी की रणनीति बना रहे थे। खजुराहो से सांसद और बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ही एमपी में संगठन की कमान संभाल रहे थे। कार्यकाल खत्म होने के बाद भी दूसरी बार उन्हें मौका दिया गया था। पार्टी की उम्मीदों पर वीडी शर्मा खरे उतरे हैं। बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चेहरा घोषित किया था। सामूहिक नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रहे थे। वह अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे कि इस बार पार्टी जीतेगी। अकेले अपने बूथ पर वह मोर्चा संभाले हुए थे। प्रदेश की जनता ने फिर से उन पर भरोसा जताया है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। अखिलेश यादव ने भी मध्य प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी को शामिल किया था। इंडिया गठबंधन के बावजूद सपा ने कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार उतारे। मध्य प्रदेश चुनाव में अखिलेश ने एक भी सीट नहीं जीती है। अगले साल लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के लिए सीट बंटवारे मुश्किल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। चुनाव में कांग्रेस ने अपना पूरा जोर लगाया था, लेकिन पार्टी की जीत अब असंभव दिख रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने भी मध्य प्रदेश चुनाव में शिरकत की थी। पार्टी ने 74 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद सपा ने कांग्रेस के खिलाफ भी अपने उम्मीदवार उतारे। इसे लेकर कांग्रेस और कमलनाथ का अखिलेश से टकराव भी देखने को मिला था, जिसके बाद अखिलेश ने लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर विचार करने जैसी बात कह दी थी। अब जब मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर तस्वीर साफ होने लगी है, तो यह तय होने लगा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनने वाली है, तो चुनाव में एक भी सीट न जीतकर भी अखिलेश बाजी हार नहीं रहे हैं।
कांग्रेस ने मध्य प्रदेश चुनाव में अपना पूरा जोर लगा दिया था। अति आत्मविश्वास के चलते पार्टी ने हाल ही में तैयार राष्ट्रव्यापी गठबंधन इंडिया के बारे में भी ख्याल नहीं किया और अखिलेश की मांग के बावजूद सपा को मध्य प्रदेश में एक भी सीट नहीं दी। इसे लेकर अखिलेश ने खुले तौर पर नाराजगी जताई और कहा था कि इंडिया गठबंधन अगर राज्य स्तर के चुनाव में लागू नहीं होता है तो लोकसभा चुनाव में भी इसके साथ रहना है या नहीं, वह इस पर बाद में विचार करेंगे। इसे लेकर कांग्रेस और सपा के नेता और कार्यकर्ता भी आमने सामने आ गए हैं। यूपी में अखिलेश और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बीच भी तल्खी देखने को मिल रही है। कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त थी कि मध्य प्रदेश में वह सरकार बनाने वाली है और ऐसे माहौल में वह बाद में अखिलेश को मना लेगी, लेकिन अब दाव उल्टा पड़ चुका है। मध्य प्रदेश चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी बाजी मारती दिखाई दे रही है। करारी शिकस्त मिलने के बाद आगामी लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली है, क्योंकि जिस चुनाव के लिए सपा से रिश्ते खराब किए गए थे उसमें ऐसे प्रदर्शन के बाद सीट बंटवारे को लेकर वह बहुत प्रभावी मुद्रा में नहीं रह पाएगी। अखिलेश यादव की पार्टी सपा ने मध्य प्रदेश की 74 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। वह कांग्रेस से इंडिया गठबंधन के तहत सीटें मांगते रहे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें भाव नहीं दिया। हालांकि सपा के 74 उम्मीदवारों में से एक भी जीत के करीब भी नहीं है, फिर भी अखिलेश के लिए यह चुनाव परिणाम राहत देने वाले हैं। अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। संभव है कि विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़े। ऐसे में उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे की स्थिति में कांग्रेस अब ज्यादा मजबूत से दावेदारी नहीं कर पाएगी और अखिलेश यादव यूपी में कांग्रेस की कमजोर सियासी हालत और हालिया चुनाव में उसके प्रदर्शन का हवाला देते हुए उस पर हावी होते नजर आएंगे। यही कारण है कि इन चुनाव के नतीजों में एक भी सीट न जीतते हुए भी अखिलेश यादव एक दाव जीत ही गए हैं। फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे यूपीआई पेमेंट ऐप उपयोग करने में खतरे हैं। यदि आपका स्मार्टफोन चोरी हो जाए तो आपको यूपीआई आईडी को ब्लॉक करना चाहिए। हालांकि इसके अलावा सबसे पहले आपको पुलिस में शिकायत दर्ज करनी चाहिए। साथ ही सिम कार्ड को ब्लॉक करना चाहिए जिसके साथ यूपीआई आईडी लिंक है। ऑनलाइन पेमेंट कॉमन हो गया है। आमतौर पर हर स्मार्टफोन में यूपीआई पेमेंट ऐप जैसे गूगल पे, फोन पे और पेटीएम पाया जाता है। यह एक आसान और इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म होते हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल के कुछ खतरे भी है। खास तौर पर अगर आपका स्मार्टफोन खो जाता है तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। संभावना है कि आपके साथ बैंकिंग फ्रॉड जैसी घटना घट सकती है। ऐसे में अगर फोन खो जाए या फिर चोरी हो जाए तो सबसे पहले यूपीआई आईडी को ब्लॉक कर देना चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कैसे यूपीआई आईडी को ब्लॉक किया जाए। तो हम आपको बताते हैं कि कैसे पेटीएम यूपीआई आईडी करे ब्लॉक। सबसे पहले पेटीएम बैंक हेल्पलाइन नंबर 0120445645 पर कॉल करें। इसके बाद लॉस्ट फोन ऑप्शन सेलेक्ट करें, फिर एक अलग नंबर दर्ज करें। इसके बाद खोने वाले फोन नंबर को दर्ज करें। इसके बाद लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइस ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर पेटीएम वेबसाइट पर जाएं और 24/7 हेल्प ऑप्शन सेलेक्ट करें। इस तरह आप रिपोर्ट अ फ्रॉड या फिर मैसेज यूएस ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको पुलिस रिपोर्ट समेत कुछ डिटेल देनी होगी। सारी डिटेल की जांच के बाद आपके पेटीएम अकाउंट को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया जाएगा। अब दूसरी ओर हम आपको बताएंगे कि कैसे ब्लॉक करें गूगल पे यूपीआई आईडी। सबसे पहले किसी फोन से 1800419015 नंबर डायल करें। इसके बाद कस्टमर केयर को पेटीएम अकाउंट ब्लॉक करने की जानकारी देगी होगी। एंड्रॉयड यूजर को गूगल फाइंड माई फोन को किसी पीसी या फिर फोन पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद गूगल पे के सारे डेटा को रिमोटली डिलीट करना होगा। इसके बाद आपका गूगल पे अकाउंट अस्थायी तौर पर ब्लॉक हो जाएगा। अगर आप iOS यूजर है तो फाइंड माई ऐप और अन्य एप्पल अथॉराइज्ड टूल से सारा डेटा डिलीट करके गूगल पे अकाउंट ब्लॉक कर सकते हैं। अब आपको आगे बताएंगे कैसे ब्लॉक करें फोन पे यूपीआई आईडी। सबसे पहले 02068727374 या फिर 0806872737 नंबर पर कॉल करें।
जिस मोबाइल नंबर से यूपीआई आईडी लिंक है उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करें। ओटीपी पूछने पर आपको सिम कार्ड और डिवाइस खोने के ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको कस्टमर केयर से कनेक्ट किया जाएगा, जहां आप कुछ जानकारी देकर यूपीआई आईडी ब्लॉक कर सकते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को जीत तो मिली ही है, साथ ही इसने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में उनका खोया रुतबा लौटाने का काम किया है। ये हम यूं ही नहीं कह रहे। कांग्रेस ने ओवर कॉन्फिडेंस में इन्हीं विधानसभा चुनाव के चलते नीतीश को नजरअंदाज किया था। कहते हैं कि जंग में शिकस्त हो तो जान जाती है और सियासत में शिकस्त हो तो शान जाती है। कुछ ऐसा ही हिंदी पट्टी के राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों से हुआ। जो कांग्रेस इंडिया गठबंधन में इतराती फिर रही है, उससे लग रहा है कि उसके न आगे कोई है और न पीछे। मुखिया भी कांग्रेस और सरपंच भी कांग्रेस, यहाँ तक कि कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को खड़ा करने की शुरुआत करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी गठबंधन के ड्राइविंग सीट के बदले पिछली सीट पर बिठा दिया। लेकिन कांग्रेस को ये पता नहीं था कि सियासत तो किसी और ही मुहाने पर आने को तैयार खड़ी है। याद कीजिए जब नीतीश से कांग्रेस ने लगवाए थे चक्कर। अभी की बात तो आगे करेंगे, फिलहाल थोड़ा पीछे लौटते हैं। इस साल मई में जब इन 5 राज्यों में चुनावी तैयारियां भी पूरे रंगो शबाब में नहीं थी, तब कर्नाटक चुनाव के नतीजे आए थे। उससे पहले कांग्रेस सीएम नीतीश कुमार की हर बात को मान रही थी, लेकिन कर्नाटक में जीत के साथ ही कांग्रेस ने नीतीश से मुंह फेरना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि इंडिया की पहली बैठक के लिए राहुल गांधी ने हाँ ना करना शुरू कर दिया। इसके बाद 3 बैठकें हुई, लेकिन कर्नाटक की जीत से उत्साहित कांग्रेस को लगा कि अब उन्हें नीतीश कुमार या कांग्रेस से बाहर किसी नेता की जरूरत नहीं है। नीतीश उस वक्त बेचारे जैसी हाल में गठबंधन की बैठक में आने के लिए कई दिनों तक कांग्रेस की मान मनव्वल करते रहे थे। कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस ने नीतीश को लगाया था किनारे। जी हाँ, कर्नाटक में जब कांग्रेस की जीत हुई तो सबसे पहले नीतीश को ही इंडिया गठबंधन में किनारे लगाया गया। उसी वक्त यहाँ तक दावा किया गया था कि नीतीश कुमार जातीय जनगणना को इंडिया गठबंधन को मुख्य एजेंडा बनाने का प्रस्ताव लेकर गए थे, लेकिन कांग्रेस ने इस एजेंडे को भाव ही नहीं दिया। यहाँ तक कि इंडिया नाम भी नीतीश की पसंद नहीं था, उस पर भी नीतीश ने नाराजगी जताई थी, लेकिन उन्हें किसी ने भाव नहीं दिया। उसी वक्त एनबीटी बिहार की टीम ने ये सब कुछ साफ कर दिया था कि जिसे आप नीचे दी गई खबर में पढ़ भी सकते हैं। जब भी नीतीश ने चुनाव की बात कही थी, जी हाँ, लेफ्ट की पटना की रैली में नीतीश कुमार ने दबे छिपे अपने दर्द का इजहार भी किया। उन्होंने बताया था कि कांग्रेस को विधानसभा चुनाव से फुर्सत ही नहीं है, लेकिन इशारों में नीतीश शायद ये कहना चाह रहे थे कि कांग्रेस को अब अपने दम पर ही सब कुछ मुमकिन लग रहा है। उसे इंडिया गठबंधन में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। इस बात को समझाना मुश्किल नहीं है कि नीतीश कुमार ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना चुनाव के बहाने कुछ न कहकर भी बहुत कुछ जता दिया है। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद शायद अब इसे इंडिया गठबंधन की जरूरत महसूस हो सकती है, क्योंकि इन चुनाव में इंडिया गठबंधन खंड खंड बिखर गया था। इन चुनाव में जब कांग्रेस अति उत्साह के रथ पर सवार थी, तो अंदर ही अंदर सुलग रहे नीतीश कुमार ने भी मध्य प्रदेश में अपने 5 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया था। इतना तो तय है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव में हार से कांग्रेस में हताशा बढ़ने वाली है। हार का ठीकरा किसी पर भी फूटे, लेकिन ये सच है कि शिकस्त के बाद इंडिया गठबंधन में कर्नाटक चुनाव के बाद लौटी कांग्रेस की शान फिर से हवा हो जाएगी। ऐसे में नीतीश का रुतबा बढ़ना करीब करीब तय भी माना जा रहा है। हो सकता है कि नीतीश चुनाव के बाद कांग्रेस को ये शेर इशारों में ही सही मगर याद दिलाएंगे कि ये बुरे वक्त जरा अदब से पेश आ, क्योंकि वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में। माफिया मुख्तार अंसारी के विरुद्ध आर्म एक्ट के 2 मुकदमों की सुनवाई अब वाराणसी में एमपी एमएलए कोर्ट में होगी। यह आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। इस केस की सुनवाई अब गाजीपुर कोर्ट में चल रही है। अब इसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर में शस्त्र लाइसेंस को लेकर चल रहे मुकदमे को वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। यह आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राजवीर सिंह ने राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए शनिवार को दिया है। राज्य सरकार ने याचिका दायर कर मुख्तार अंसारी के 2 मुकदमों को वाराणसी ट्रांसफर करने की मांग की थी। मुख्तार अंसारी पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी असलहा जमा न करने का आरोप है। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ पहले मुकदमा गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में वर्ष 2021 में एफआईआर दर्ज हुआ था। वह दूसरा एफआईआर 4 दिसंबर 1990 को वाराणसी के चेतगंज थाने में दर्ज हुआ था। दोनों मुकदमों में मुख्तार अंसारी पर फर्जी कागजात लगाकर शस्त्र लाइसेंस हासिल करने का आरोप है। इसमें अधिकारियों से साठ गांठ कर भ्रष्टाचार का भी आरोप है। मामले की सुनवाई वाराणसी के एमपी एमएलए विशेष अदालत में चल रही है। राज्य सरकार ने आर्म्स एक्ट के जुड़े दोनों मुकदमों की सुनवाई एक साथ चाहती है। इस पर याचिका दायर की थी। मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने सरकार की अर्जी का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि दोनों मुकदमों का आपस में कोई तालमेल नहीं है। कोर्ट ने उनके तर्क से सहमत नहीं हुए। मुख्तार अंसारी साल 2021 से यूपी की बांदा जेल में बंद है। पिछले ही महीने के वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। पूर्वांचल के माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के मऊ निर्वाचन क्षेत्र से 5 बार विधायक रहे हैं। वह देश के पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के रिश्तेदार है। गैंगस्टर के रूप में पहचान बनाने के बाद राजनीति में एंट्री की थी। अंसारी 15 साल से अधिक समय से जेल में बंद है। अंसारी पर जमीन हड़पने, जबरन वसूली और हत्या के करीब 60 आपराधिक मामले दर्ज है। आधा दर्जन मामले में माफिया के खिलाफ सजा का ऐलान कर दिया गया। राजस्थान विधानसभा चुनाव के रुझान में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। बीजेपी 112 सीट पर आगे है, वही कांग्रेस 71 सीट पर आगे चल रही है। अगर रुझान नतीजों में बदलता है तो राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। अब सवाल उठ रहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो सीएम कौन होगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के रुझानों में बीजेपी 112 सीटों पर आगे है, वही कांग्रेस 71 सीटों पर आगे चल रही है। राजस्थान में बीजेपी को मिली बढ़त को देखकर पार्टी के नेता खुश नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने इस बार पहले से सीएम के लिए किसी के नाम का ऐलान नहीं किया है। साथ ही चुनाव में अपने बड़े सांसदों को भी मैदान में उतार दिया। ऐसे में अब सवाल उठता है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन रही है तो राज्य का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आइए हम आपको बताते हैं उन 5 नेताओं के नाम जो बीजेपी के संभावित सीएम बन सकते हैं। राजस्थान की विद्याधरण नगर सीट पर चुनाव लड़ रही बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने बढ़त बना ली है। राजघराना से संबंध रखने वाली दिया कुमारी को सीएम के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि चुनाव के वक्त सीएम वाले सवाल पर दिया हर बार केवल इतना ही कहती थी कि पार्टी का जैसा आदेश होगा वही काम किया जाएगा। मतगणना से पहले आए एग्जिट पोल में दिया कुमारी को सीएम पद के तौर पर 5% लोगों ने अपनी पसंद बताया था। अब आगे बात करते हैं महंत बालकनाथ की। राजस्थान में बीजेपी सांसद और महंत बालकनाथ का वैसा ही जलवा है जैसे यूपी में सीएम योगी का। ऐसे में कई लोगों का मानना है कि यूपी के तंज पर बीजेपी महंत बालकनाथ को राज्य का सीएम बना सकती है। मतगणना से पहले आए एग्जिट पोल में महंत बालकनाथ को 10% से ज्यादा लोगों ने सीएम के रूप में उन्हें अपनी पसंद बताया है। महंत बाबा बालकनाथ ने मतगणना में तिजारा सीट पर बढ़त बना रखी थी। आगे बात करते हैं करोड़ी लाल मीणा की। राजस्थान में बीजेपी से सीएम के लिए एक नाम सांसद करोड़ी लाल मीणा भी चल रहा है। करोड़ी लाल मीणा जमीन से जुड़े नेता है। राजस्थान में गहलोत सरकार के खिलाफ करोड़ी लाल मीणा लगातार आवाज उठाते रहते हैं। इनसे संबंध भी बीजेपी के शीर्ष नेताओं से अच्छे रहे हैं। आगे बात करेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी राजस्थान के सीएम के तौर पर देखे जा रहे हैं। जोधपुर लोकसभा से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत की राजस्थान में अच्छी पकड़ है। शेखावत ने खुद चुनाव नहीं लड़ा है,
लेकिन माना जा रहा है कि अगर बीजेपी उन्हें सीएम बनाती है तो करणपुर सीट पर होने वाले चुनाव में उन्हें उतारा जा सकता है। दरअसल करणपुर सीट पर मतदान से पहले कांग्रेस प्रत्याशी का निधन हो गया था। इस वजह से राज्य की 199 सीटों पर भी मतदान हुआ था। आगे बात होगी वसुंधरा राजे की। राजस्थान बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में एक नाम पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी है। हालांकि चुनाव से पहले पार्टी उन्हें साइडलाइन कर रही थी। बाद में वसुंधरा भी चुनाव में एक्टिव नजर आई। एग्जिट पोल से सर्वे में वसुंधरा राजे को 9% लोगों ने ही अपनी पसंद बताया था। पाकिस्तानी सेना की ओर से टीटीपी को लेकर अफगान तालिबान को चेतावनी दी गई है। टीटीपी के हमलों से पाक सरकार और सेना बौखला चुके हैं। पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने कहा है कि अगर अब इसका जवाब दिया जाएगा, पाकिस्तान चाहता है कि अफगान सख्ती से टीटीपी से निपटे और उसकी गतिविधियों पर रोक लगाए। अब तालिबान को अपने आका या सहयोगी में से एक को चुनना पड़ेगा। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को अल्टीमेटम दे दिया है कि वह आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को अफगानिस्तान से बाहर निकाले। ऐसा ना करने पर उसने अफगान तालिबान को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के विशेष प्रतिनिधि आसिफ दुर्रानी ने साफ साफ कहा है कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान या टीटीपी में से किसी एक को चुनना होगा। ऐसे में अब अफगान तालिबान एक तरह से दो राह पर खड़ा है, जहां उसे एक पर जाने का फैसला करना है। अफगान तालिबान टीटीपी को आश्रय देने से इनकार करता है, लेकिन दोनों के करीबी वैचारिक और संगठनात्मक संबंध माने जाते हैं। 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद से टीटीपी ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने हमले भी बढ़ा दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि दशकों से करीबी सहयोगी रहे पाकिस्तान और तालिबान के बीच संबंध एक बेहद मुश्किल दौर में है। दोनों के बीच रिश्ते और बिगड़े तो फिर इसका दोनों देशों की सुरक्षा और आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है। यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के एक वरिष्ठ विशेषज्ञ मीर ने कहा है कि पाकिस्तान और तालिबान टकराव की राह पर है। पाकिस्तान का दबाव अभियान तालिबान के लिए बहुत दर्दनाक हो सकता है और तालिबान के जवाबी कदम जैसे कि टीटीपी की और भी अधिक हमले कर देना पाकिस्तान को गंभीर चोट पहुंचा सकता है। पाकिस्तान कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवरा उल हक काकर ने 8 नवंबर को कहा, अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान को दोबारा सत्ता में आने के बाद से उनके देश के अंदर आतंकवादी हमलों में 60% तक की वृद्धि हुई है। इन हमलों में लगभग 2300 पाकिस्तानी मारे गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान ने अफगान शरणार्थियों को देश छोड़ने का आदेश दिया। पाकिस्तान का फैसला टीटीपी को निष्कासित करने से तालिबान के कथित इनकार का जवाब था। टिप्पणीकार सामी यूसुफजई ने कहा कि यह संभावना नहीं है कि अफगान तालिबान टीटीपी को निष्कासित कर देगा। टीटीपी उसका बहुत करीबी सहयोगी है। टीटीपी प्रमुखों ने तालिबान नेता के प्रति निष्ठा की शपथ ली है। अफगान तालिबान की तरह टीटीपी लड़ाके पश्तून जातीय समूह से है। तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता में वापस लाने के लिए टीटीपी ने बहुत मदद की थी। अब तालिबान उन्हें कैसे छोड़ सकता है? सैन्य विकल्प की ओर जाएगा पाक। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए जून में टीटीपी लड़ाकों और उनके परिवारों को पाकिस्तान की सीमा से दूर अफगानिस्तान के अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया था। अफगान तालिबान ने टीटीपी और इस्लामाबाद के बीच साल भर चली शांति वार्ता की मध्यस्थता भी, लेकिन ये बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। इसके बाद से दोनों पक्षों के संबंध खराब ही होते चले गए। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार अफगान तालिबान को अपना व्यवहार बदलने के लिए मजबूर करने के लिए पाकिस्तान सैन्य कार्रवाई का सहारा ले सकते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आतंकवादी समूह पर नजर रखने वाली वेबसाइट खुरासान डायरी के इस्लामाबाद स्थित निदेशक इहसानुल्लाह टीपू महसूद ने कहा कि वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारियों को लगता है कि सभी राजनयिक और राजनीतिक विकल्प समाप्त हो गए हैं।
मौजूदा मानसिकता यह है कि टीटीपी को केवल बल के जरिए ही रोका जा सकता है। अब अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के ठिकानों पर हमले शुरू के विकल्प के बारे में सोचा जा रहा है। अफगानिस्तान के अंदर पाक सेना के हमले इस्लामाबाद और अफगान तालिबान के बीच सीधे संघर्ष को जन्म दे सकते हैं। हालांकि कई विशेषज्ञों को उम्मीद है कि इसकी नौबत नहीं आएगी और दोनों पक्ष किसी समझौते पर पहुंचेंगे। मंगोलिया में शुक्रवार और शनिवार की रात बेहद दुर्लभ खगोलीय घटना देखने को मिली। मंगोलिया में रात के समय आसमान लाल दिखने को मिला। यह नजारा ऐसा था जिससे लग रहा था कि आसमान एकदम खून की तरह चमक रहा है। इस घटना के पीछे सूर्य को जिम्मेदार माना जा रहा है। मंगोलिया में एक हैरान कर देने वाली घटना देखने को मिली है। यहाँ रात में आसमान खून की तरह लाल हो गया। इसके कारण स्थानीय लोगों में डर फैल गया। यह एक असाधारण खगोलीय घटना थी क्योंकि शुक्रवार और शनिवार की सुबह सबसे दुर्लभ अरोरा घटनाओं में से एक देखने को मिली। यह लाल रंग के लिए एक सौर तूफान को जिम्मेदार ठहराया जाता है जो पृथ्वी से टकराया। इस कारण एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। आसमान में देखने वाले इस रंगीन रोशनी को अरोरा के नाम से जाना जाता है। अरोरा आमतौर पर पृथ्वी के ध्रुवों पर दिखाई देते हैं। वहाँ इनका रंग हरा हो जाता है। हालांकि मंगोलिया में दिखने वाले अरोरा हैरान करने वाले थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका रंग लाल था। पृथ्वी की सतह से 241 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल से बेहद पतला है। यहाँ उच्च ऊंचाई पर ऑक्सीजन के साथ सौर कण टकराते हैं और इस क्रिया के कारण दुर्लभ रोशनी दिखती है। अरोरा में लाल रंग सबसे ज्यादा दुर्लभ होता है। तीव्र सौर गतिविधि को लाल रंग का कारण माना जाता है। इस घटना के लिए चल रहे सौर तूफान या सूर्य से निकलने वाले कई कोरोनल मास इंजेक्शन को जिम्मेदार माना जा रहा है। 27 नवंबर 2023 को सूर्य से बड़ी मात्रा में चार्ल्ड पार्टिकल्स निकले थे। 29 नवंबर को यह कण पहली बार पृथ्वी से टकराए थे। सौर कण जब ऊंचाई पर ऑक्सीजन अणुओं से टकराते हैं तो यह लाल अरोर बनते हैं। अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन का घनत्व कम होता है। यह प्रक्रिया नियॉन रोशनी की तरह काम करने के समान है, जिसमें उत्तेजित गैस परमाणु अपनी जमीनी स्थिति में लौटने पर प्रकाश के फोटॉन छोड़ते हैं। ऐतिहासिक रूप से लाल अरोर को सबसे शक्तिशाली भूचुंबकीय तूफान के दौरान देखा गया है। साल 1859 की कैरिंगटन घटना रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे तीव्र सौर तूफान है। उस घटना के दौरान दक्षिण में कैरिबियन और मेक्सिको तक लाल अरोर देखने को मिले थे। आसमान इतना ज्यादा चमकदार था कि पक्षियों को लगा कि दिन हो गया है। इस कारण उन्होंने चहचहाना शुरू कर दिया। मंगोलिया के अरोरा ने वैज्ञानिकों को इसके बारे में ज्यादा समझने में मदद दी है। इजराइल और हमास के बीच चलने वाला संघर्ष विराम टूट गया है। इसके बाद अब इजराइल ने एक बार फिर गाजा पर बम बरसाना शुरू कर दिया है। संघर्ष विराम टूटने के पीछे हमास को जिम्मेदार माना जा रहा है क्योंकि शर्त के मुताबिक उसने महिला बंधकों को छोड़ने से मना कर दिया था। इजराइल और हमास के बीच चलने वाला अस्थायी संघर्ष विराम इस सप्ताह टूट गया। इजराइल ने एक बार फिर गाजा पर बम बरसाना शुरू कर दिया। इसे पीछे का कारण हमास है क्योंकि हमास ने 10 महिला बंधकों को रिहा करने से इनकार कर दिया था। इसके बदले वह अन्य बंधकों को रिहा करना चाहते थे। वाला न्यूज आउटलेट के मुताबिक शुक्रवार को 3 इजरायली अधिकारियों ने कहा कि कतर की मध्यस्थता से हुए समझौतों की शर्तों में साफ साफ यह बात कही गई थी कि हमास पहले गाजा में बंधक बनाई सभी महिलाओं और बच्चों को रिहा करेगा और इजराइल 10 दिनों तक लड़ाई रोकने पर सहमत होगा। इजरायली अधिकारियों ने कहा यह डील महिला और बच्चों से जुड़ी थी। हमें ऐसा लगता है कि हमास उनकी कैद में महिलाओं की संख्या को लेकर झूठ बोल रहा है। संघर्ष विराम के पिछले शुक्रवार यानी 24 नवंबर से शुरू हुआ और लगभग एक सप्ताह तक चला, जिसमें हमास की कैद में 50 दिनों तक रहने के बाद बंधकों की रिहाई हुई। सीज फायर के दौरान गाजा से 105 बंधक रिहा किए गए, जिसमें 81 इजरायली, 23 थाई और एक फिलिस्तीन का नागरिक शामिल था। इजराइल में 105 बंधकों के बदले
210 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया। इनमें से सभी महिलाएं या नाबालिग थे। इसके साथ ही सीज फायर के दौरान इजराइल ने गाजा में मानवीय सहायता की अनुमति दी थी। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद पहली बार यह संघर्ष विराम था। 7 अक्टूबर को हमास की ओर से अचानक इजराइल पर हमला कर दिया गया। इस हमले में 1400 इजरायली मारे गए थे। वहीं हमास ने 240 लोगों को बंधक बना लिया था, जिन्हें गाजा ले जाया गया था। संघर्ष विराम के 8वें दिन से पहले हमास रिहाई के लिए निर्धारित बंधकों की लिस्ट देने में फेल रहा। इसकी जगह उसने कतर और मिस्र के मध्यस्थों के जरिए एक संदेश भेजा कि वह पुरुष बंधकों को छोड़ने में तैयार है। हमास ने उन बंधकों के शवों को देने का भी प्रस्ताव रखा जो कैद के दौरान मारे गए। इजराइल ने इसके जवाब में कहा कि वह जानता है कि हमास की कैद में अभी भी 17 महिलाएं और 2 बच्चे हैं। इसमें 10 महीने का बच्चा भी है। जब तक इन्हें नहीं छोड़ा जाता वह दूसरी कैटेगरी के बंधकों को नहीं लेगा। गाजा में 7 अक्टूबर के बाद शुरू हुए इजराइल के हमलों में 15,000 से ज्यादा फिलिस्तीन लोग मारे गए हैं। इनमें आधे से ज्यादा बच्चे और महिलाएं हैं। इतना ही नहीं, गाजा में लाखों लोगों को अपने घर भी छोड़ने पड़े हैं। गाजा पट्टी में जंग के चलते बुनियादी चीजों की भारी कमी हो गई है, जिसमें एक बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो गया है, जिस पर दुनिया भर के देश चिंता जता रहे हैं। अमेरिका की रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने इजराइल की उसके ऊपर गाजा में रणनीतिक हार का खतरा मंडरा रहा है। ऑस्टिन ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक वह गाजा में आम फिलिस्तीनी नागरिकों की रक्षा नहीं करता तब तक उसके रणनीतिक तौर पर हार जाने का खतरा है। हमास और आईडीएफ के बीच फिर से बढ़ते तनाव की ओर इशारा करते हुए ऑस्टिन ने कहा कि इजराइल केवल तभी जीतेगा जब वह नागरिकों की रक्षा करेगा और मानवीय गलियारे बनाएगा। अगर वह इसमें फेल रहता है तो फिर से इस जंग में भी वह असफल हो जाएगा। ऑस्टिन ने कैलिफोर्निया में रीगन नेशनल डिफेंस फोरम को एक भाषण में कहा कि जिस तरह की लड़ाई गाजा में चल रही है उसमें केंद्रीय नागरिक आबादी होती है। अगर आप उन पर हमले करके उनको दुश्मन की तरफ में धकेल देते हैं तो आप एक सामरिक जीत को रणनीतिक हार से बदल देते हैं। ऑस्टिन ने इजराइल से कहा कि इराक में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अमेरिका की ओर से लड़ी गई लड़ाई में सीखे गए सबक से उसको सीखना चाहिए। हमास की तरह आईएसआईएस भी शहरी इलाकों में गहराई तक पैठ बना चुका था। आईएसआईएस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन ने सबसे कठिन लड़ाई के दौरान भी नागरिकों की रक्षा करने और मानवीय गलियारे बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। इसका सबक ये है कि आप शहरी युद्ध में केवल नागरिकों की रक्षा करके ही जीत हासिल कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और कई दूसरे अमेरिकी अधिकारी भी अपने इजरायली समकक्षों को इस पर चेतावनी दे चुके हैं। इनका कहना है कि उत्तरी गाजा में बमबारी के कारण बड़े पैमाने पर हो रहा विस्थापन ठीक नहीं है, इससे बचना चाहिए। इजराइल को इसके लिए युद्ध विराम के बाद शुरू किए गए अपने अभियान के अगले चरण और अधिक सटीक होने की जरूरत है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शुक्रवार को कहा कि इजराइल ने सैन्य प्रयास के अगले चरण में नागरिकों की सुरक्षा कैसे की जाए इसके बारे में अपनी योजनाएं उनके साथ साझा की है और कहा है कि अमेरिका चल रहे अभियान की बारीकी से निगरानी करेगा। इजरायली सेना ने युद्ध विराम के खत्म होने के बाद शनिवार को दक्षिणी गाजा में हवाई हमले तेज कर दिए और कुछ फिलिस्तीनी सीमावर्ती कस्बों के निवासियों को अपने घर छोड़ने का आदेश दिया। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि शुक्रवार को संघर्ष विराम टूटने के बाद से गाजा में इजराइल के नए हमले में 193 लोग मारे जा चुके हैं। वहीं 7 अक्टूबर के बाद से यहां 15,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। लोगों के सामने गाजा में भोजन, पानी, बिजली, सफाई जैसी बुनियादी चीजों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान विधानसभा में मतगणना के शुरुआती रुझानों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। 2 बार राज्य की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे एक बार फिर से सीएम की रेस में सबसे आगे चल रही है। जानिए कितनी है उनकी नेटवर्थ।
राजस्थान विधानसभा चुनाव की मतगणना में शुरुआती रुझानों में बीजेपी 199 में से 112 सीटों पर आगे चल रही है। अगर यह रुझान परिणाम में बदलता है तो बीजेपी का सरकार बनना तय है। राजस्थान में पिछले 30 साल से बीजेपी और कांग्रेस बारी बारी से सरकार बनाते रहे हैं। इस बार भी राज बदलने जा रहा है, लेकिन रिवाज नहीं। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद की दौड़ में वसुंधरा राजे को सबसे आगे माना जा रहा है। वह झालावाड़ जिले की झालरापाटन विधानसभा सीट पर 51,000 से अधिक वोटों से आगे चल रही है। 2 बार राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे की नेटवर्थ करीब 5.5 करोड़ रुपए की है। नामांकन के दौरान दिए गए हलफनामे के मुताबिक वसुंधरा राजे ने अपनी संपत्ति 5 करोड़ 50 लाख रुपए बताई है। पिछले विधानसभा चुनाव में यानी 2018 में उनकी कुल संपत्ति 4 करोड़ 54 लाख रुपए थी। तब उनके पास 1,29,000 रुपए कैश था, जो अब 2,05,000 रुपए है। उनके नाम SBI की जयपुर ब्रांच 11,58,555 रुपए जमा है। इसके अलावा उनके पास 3 किलो से अधिक सोना और 15 किलो से अधिक चांदी है। वसुंधरा राजे के पास 3,179 ग्राम सोने के आभूषण है। साथ ही उनके पास 15 किलो चांदी के आभूषण और बर्तन है। इसका कुल मूल्य करीब 11,19,000 रुपए है। हलफनामे के मुताबिक वसुंधरा राजे के पास कोई गाड़ी नहीं है और उन पर कोई कर्ज भी नहीं है। पिछले चुनाव में उन पर 5 लाख रुपए का कर्ज था। वसुंधरा राजे झालरापाटन विधानसभा सीट से 4 बार विधायक रही है। साथ ही वह झालवाड़ा से 5 बार MP भी रह चुकी है। वसुंधरा राजे 2003 में पहली बार राजस्थान की CM बनी थी। इसके बाद 2013 में वह दोबारा मुख्यमंत्री बनी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए हो रही काउंटिंग में बीजेपी को शुरुआती रुझानों में स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह एक बार फिर से CM की रेस में सबसे आगे है और बताएंगे आपको उनके भी नेटवर्क। छत्तीसगढ़ में हाल में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी 90 में से 55 सीट पर आगे चल रही है। पूर्व CM डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव सीट पर कांग्रेस के गिरीश से 17,000 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। लगातार 3 बार राज्य के CM रहे रमन सिंह चौथी बार राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें CM की रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के मुताबिक रमन सिंह की नेटवर्क करीब 4 करोड़ रुपए है। उनके पास कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन एक पिस्तौल है। इस पिस्तौल की कीमत करीब 41,000 रुपए है। हलफनामे के मुताबिक छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के पास 4.15 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसमें 2.92 लाख रुपए कैश शामिल है। इनकी इनकम के सोर्स में सैलरी, भत्ते, खेती, किराया और सेविंग पर ब्याज दर्ज है। उनकी पत्नी वीना सिंह के नाम पर 1.21 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसके अलावा उनके बच्चों के पास 2.53 करोड़ की प्रॉपर्टी है। रमन सिंह के बैंक अकाउंट में 30,45,000 रुपए है। वही पत्नी वीना सिंह के खाते में 43,46,000 रुपए है। वही बच्चों के अकाउंट में 8.89 लाख रुपए है। पूर्व CM ने बॉन्ड और गिल्ड फंड में 2,81,000 रुपए निवेश किए हैं। हलफनामे के मुताबिक रमन सिंह दिवंगत मां सुधा देवी के नाम पर चलाने वाले ट्रस्ट में 2.12 करोड़ रुपए जमा है। इस ट्रस्ट में बेटा बहू के नाम पर 1.95 करोड़ रुपए जमा है। रमन सिंह के पास सोना, चांदी और हीरे भी है, जिनकी कीमत 53 लाख रुपए है। उनकी पत्नी के पास 2 करोड़ रुपए की ज्वेलरी है, जबकि कुटुंब के पास 12,40,000 रुपए के गहने हैं। साथ ही रमन सिंह पर 81 लाख रुपए का लोन भी है। हलफनामे की माने तो रमन सिंह की और उनके परिवार के पास कार या कोई दूसरी गाड़ी नहीं है। हालांकि उनके पास एक पिस्तौल है, जिसकी कीमत करीब 41,000 रुपए है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज मतगणना हो रही है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ती दिख रही है। शिवराज सिंह चौहान की 5वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर ताजपोशी हो सकती है और बताएंगे आपको उनकी नेटवर्क। मध्य प्रदेश में हाल में हुए विधानसभा चुनाव के लिए आज मत की गणना की जा रही है। शुरुआती रुझानों में वहां बीजेपी की फिर से सत्ता में वापसी होती दिख रही है, यानी शिवराज सिंह 5वीं बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के मुताबिक पिछले 5 साल में उनके नेटवर्क में करीब 5 लाख रुपए की गिरावट आई है। इतना ही नहीं, उनके पास एक कार भी नहीं है। हलफनामे के मुताबिक साल 2023 में उनकी कुल संपत्ति 3.21 करोड़ रुपए है, जबकि उनकी पत्नी साधना सिंह की कुल संपत्ति 5.41 करोड़ रुपए है। 5 साल पहले शिवराज सिंह चौहान की संपत्ति 3.26 करोड़ रुपए थी।
हलफनामे के मुताबिक शिवराज सिंह की चल संपत्ति 1,11,20,282 रुपए है। अचल संपत्ति 2.10 करोड़ रुपए है। जहां तक चल संपत्ति की बात करें तो उनके पास 1,15,000 रुपए कैश और 96 ग्राम गहने और बैंक अकाउंट में 92,79,104 रुपए है। वही उनकी पत्नी साधना सिंह की चल संपत्ति की बात करें तो उनके पास 1,09,14,644 रुपए है। इसमें 1,10,000 रुपए कैश, 535 ग्राम गहने और बैंक अकाउंट में 71,87,544 रुपए जमा है। साधना सिंह की कुल अचल संपत्ति 4.32 करोड़ रुपए है। 2018 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने नामांकन के दौरान अपनी पूरी प्रॉपर्टी का ब्यौरा दिया था। तब शिवराज सिंह और उनकी पत्नी साधना की कुल संपत्ति 60.66 करोड़ रुपए की थी। अब 8.62 करोड़ रुपए पहुंच गई है। यानी पिछले 5 साल में शिवराज की 5 लाख रुपए घटी है संपत्ति, जबकि उनकी पत्नी साधना सिंह की संपत्ति 1.01 करोड़ रुपए बढ़ोतरी हुई है। अगर चौहान दंपत्ति की कुल संपत्ति की बात करें तो पिछले 5 साल में इसमें 96 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव की मतगणना में शुरुआती रुझानों में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत की तरफ बढ़ती दिख रही है। तेलंगाना प्रदेश के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा है और इनकी नेटवर्थ के बारे में आपको बताते हैं। तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव के लिए आज मतों की गणना हो रही है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्य में अगले सीएम के दावेदार माने जा रहे रेवंत रेड्डी कोंडगल सीट से आगे चल रहे हैं। रेड्डी साल 2017 में तेलुगु देशम पार्टी से कांग्रेस में आए थे और 2021 में उन्हें प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था और कोंडगल सीट से चुनावी मैदान में है वो। यह सीट महबूबनगर लोकसभा सीट के तहत आती है। माय नेता इन्फो के मुताबिक 51 साल के रेड्डी की नेटवर्क 30 करोड़ रुपए की है। चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के मुताबिक रेड्डी ने 2014 के बाद कई प्रॉपर्टीज खरीदी है। इस दौरान उनकी अचल संपत्ति 4.44 करोड़ रुपए से बढ़कर 7.79 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। यानी 9 साल में 3.48 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। हाल ही में उन्होंने सेरेलिंग पलम्मी में जमीन खरीदी है। हलफनामे के मुताबिक 4 साल में उनका निवेश और शेयरों की वैल्यू 51 लाख रुपए से बढ़कर 1.75 करोड़ रुपए पहुंच गई है। उनकी पत्नी गीता रेड्डी के पास 9.44 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। रेवंत रेड्डी का जन्म 8 नवंबर 1967 को अविभाजित आंध्र प्रदेश में नगर कुर्नल के कोंडा रेड्डी पल्ली नामक स्थान पर हुआ था। हैदराबाद में एवी कॉलेज में फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे वह साल 2009 में रेवंत टीडीपी के टिकट पर विधानसभा पहुंचे। तेलंगाना के गठन के बाद टीडीपी ने उन्हें विधानसभा में नेता सदन बनाया। अक्टूबर 2017 को रेवंत कांग्रेस के सदस्य बन गए। जून 2021 में रेवंत को तेलंगाना प्रदेश इकाई का अध्यक्ष बनाया गया। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।